पहले चरण का चुनाव हुए 3 दिन बीत चुके, दूसरे चरण के चुनाव में 3 दिन बाकी। जिस चुनाव में लोग कहने लगे कि चढ़ क्यों नहीं रहा है, जिस चुनाव में लोग पहले चरण में पिछली बार के मुकाबले कम वोट देने निकले, क्या वही चुनाव अब पहले चरण के बाद दूसरे चरण से पहले ध्रुवीकरण या कहें ध्रुवी चरण में पहुंच चुका है, जहां 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं? प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र तक कांग्रेस के आने पर छिप जाने का खतरा वोटर के सामने जताया है। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास शिकायत करके आई। अब तक कांग्रेस कहती रही कि बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी, बीजेपी बोलती रही झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जीतने पर प्रॉपर्टी के सर्वे की बात कही है। महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर अगर 2 घर हैं तो 1 घर तक जनता का कांग्रेस छीन लेगी, और कांग्रेस कह रही है ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। देश को डिवाइड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तुम्हारी जो संपत्ति लूट ले रहे। अरे भाई, संपत्ति हम नहीं लूट रहे, संपत्ति आप लूट रहे हैं। चंद लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किए। प्रधानमंत्री को झूठा बताकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी मिलने का वक्त दें तो अपनी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़वा दूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ अपना न्याय पत्र लेकर प्रदर्शन करने लगे और प्रधानमंत्री के बयान को झूठा बताते हुए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत कराई। पीएम मोदी के बयान का 4 पॉइंट पर विरोध किया। एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। चुनाव आयोग के पास कांग्रेस क्यों गई है? क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के 15 दिन बाद दूसरे चरण के मतदान से 3 दिन पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस के घोषणा पत्र का वो हिस्सा हम आपको सुनाते हैं, जिसे कांग्रेस कहती है दिखाओ तो जाने और बीजेपी कहती है सच बताओ ये हिस्सा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है या फिर नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? प्रधानमंत्री ने जो कहा इसे फिर छत्तीसगढ़ के कांकेर की सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री सभा करते हैं। बयान 24 घंटे पहले जैसा रहता है।
बस मुसलमान वाली बात अब नहीं आती। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर निकले हैं, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी है। फिर पीएम ने कहा कि उनके मित्र ने पूछा कैसे, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखने की बात आई। अब इस घोषणा पत्र में जो कहा गया है, क्या वहां वाकई सर्वे, मुस्लिम और संपत्ति बांटने की बात है? 6 अप्रैल को तेलंगाना में राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करने पहुंचते हैं। इसी सभा में राहुल गांधी के इस बयान पर गौर करिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। राहुल गांधी जाति गणना के साथ आर्थिक सर्वे की बात तो करते हैं, और फिर सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग सबकी भागीदारी की बात की। और तब कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला क्या प्रधानमंत्री इसलिए देते हैं क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है आर्थिक सामाजिक जाति गणना होगी, उसी आधार पर कदम उठाया जाएगा। बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने बिजली दिया तो नहीं हिंदू मुसलमान किया। नरेंद्र मोदी ने गैस का सिलेंडर दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया, उस हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 5 लाख का इलाज का दिया, हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर कोई कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो आम हमारे जो हिंदू भाई बहन है, उनको मुसलमानों का खौफ दिलाना, ये कंसिस्टेंट उनका बिहेवियर रहा है। अब बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं,
भाई गवर्नमेंट का डेटा है कि जो मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है। अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं। तो क्या हुआ ये कि जाति गणना वाले सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात को संपत्ति का सर्वे बताकर प्रचारित किया गया। बहुसंख्यकवाद के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिबद्ध होने की बात को मुस्लिमों को संपत्ति बांट देने के रूप में प्रचारित किया गया। और जहां जिक्र अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का आया, वहां मुस्लिम लाने के लिए प्रधानमंत्री रहते 2006 में मनमोहन सिंह के बयान का आधार लगा लिया गया। अब ये समझना जरूरी हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके सियासी मायने क्या है, बीजेपी को कैसा फायदा होगा, कहां फायदा होगा। इसलिए हमने लोकनीति सीएसडीएस के सह निदेशक राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार से जानकारी ली। मुझे लग रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद कुछ ऐसा माहौल सा बनने लगा है। ये कितनी इसमें सच्चाई है ये तो कह नहीं सकते कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जितनी उम्मीद थी कि जितना अच्छा प्रदर्शन होगा शायद वैसा अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा हो। तो इस बात से जो बार बार ये कहते हैं कि संदेश पहुंचाना बहुसंख्यक समुदाय को कि यही पार्टी है, बीजेपी ही पार्टी है जो बहुसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करती है, और जो अन्य पार्टियां और खासकर कांग्रेस को के बारे में इसका आरोप लगाया जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की तुष्टीकरण करती है। तो कहीं ना कहीं वही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश हो रही है। ये संदेश बार बार दिया जा रहा है जब चुनाव का दौर चल रहा है, वोटिंग हो रही है, एक दौर का वोट खत्म हुआ है, कि बार बार रिमाइंड करना लोगों को कि इस बात का ध्यान रखें कि अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा। 12-14% वोटर ऐसे होते हैं जो आखिरी के 2-3 दिनों में मन बनाते हैं, उन्हें लगता है, वो इंतजार करते हैं, देखते हैं किसकी हवा बन रही है। कुछ लोग हवा के पक्ष में वोट देते हैं और कुछ लोग हवा के खिलाफ वोट देते हैं। उन्हें लगता है नहीं, जीतती हुई पार्टी के साथ नहीं जाना है और कमजोर पार्टी का हम साथ देंगे। तो ऐसे जो 10-12% वोटर हैं उन्हें लुभाने में इस तरह के जो आखिरी समय में बयानबाजी होती है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और खासकर शहरी इलाकों में, छोटे शहर बड़े शहरों के जो मतदाता है उन पर यह प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा डालता है, क्योंकि ज्यादातर सभाएं, ऐसी बड़ी सभाएं या इस तरह के भाषण उन्हीं जगहों पर होते हैं। तो दो तरह के मतदाता हैं जिन पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, मध्यम वर्गीय शहरी मतदाता, और अगर इस दूसरे हिसाब से देखें तो ऐसे मतदाता जो आखिरी के दिनों में अपना मन बनाते हैं कि किस पार्टी को वोट डालना है। आमूमन ये देखा गया है कि ये जो आप ध्रुवीकरण कहें या कहें कि मोबिलाइजेशन, तो ज्यादातर इसका फायदा मुझे लगता है अर्बन इलाकों में आखिरी दिनों में ज्यादा दिखाई पड़ता है। ग्रामीण मतदाता पार्टियों के साथ ज्यादा बंधा दिखाई पड़ता है। शहरी मतदाता, ज्यादा पढ़े लिखे शहरी मतदाता जो मध्यम वर्गीय मतदाता होते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाना, कोई एक घटना घट गई तो उनका वोट एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो इस तरह के मतदाताओं पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।